आज हम पढ़ेंगे कुम्स टेस्ट। ठीक है, कुम्स टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। ठीक है, इस कुम्स टेस्ट का एक और क्या है, एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, राइट अबाउट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, तो भी कुम्स टेस्ट के बारे में ही लिखना है। ठीक है, सेकंड लाइन है, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय मोरेंट, कुम्स एंड रेस इन 1945। कुम्स टेस्ट को 3 साइंटिस्ट मिल के डिस्कवर किया था, जिनका नाम है, फर्स्ट है मोरेंट, सेकंड है कुम्स एंड थर्ड है रेस। वो कौन से ईयर में किया था, 1945 में, जिसमें से कुम्स साइंटिस्ट के नाम पे ये टेस्ट रखा गया है, जिसका नाम है कुम्स टेस्ट। ठीक है, सेकंड है इसका पर्पस, यानी कुम्स टेस्ट किया क्यों जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपन कोई भी टेस्ट करें तो उसका अपन को पहले ये पता होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है, ये टेस्ट हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो कुम्स टेस्ट का क्या पर्पस है, दिस टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट वेदर ऑटो एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी और इरेगुलर एंटीबॉडी इन सीरम। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, आरबीसी के ऊपर क्या पाया जाता है, एंटीजन। ठीक है, आरबीसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन। ठीक है, कभी कभी किसी कंडीशन में क्या होता है, इन आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन पाया जाता है, इनके ऊपर आगे एंटीबॉडीज चिपक जाते हैं। एंटीबॉडीज क्या हो जाती है, चिपक जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आरबीसी, जिसके कारण आरबीसी डिस्ट्रॉय या विकेटेड हो जाती है। आरबीसी के ऊपर एंटीजन हमेशा प्रेजेंट होते हैं, पर किसी किसी कंडीशन या सिचुएशन में इनके ऊपर एंटीबॉडीज आके चिपक जाती है, जिसके कारण आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक, तो इस टेस्ट के द्वारा इन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाता है कि आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीबॉडी चिपकी हुई है या नहीं। इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, कुम्स टेस्ट। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, एंटीजन तथा एंटीबॉडी जब मिक्स होते हैं, जैसा कि हम ब्लड ग्रुप में करते हैं, तो ये क्या करते हैं, एग्लूटिनेशन करते हैं। जब कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिक्स होते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो वो क्या, वहाँ पे क्या होता है, एग्लूटिनेशन, जिससे कि हमें पता चल जाता है यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट है। लेकिन इस केस में क्या होता है, एंटीजन भी है और एंटीबॉडी भी है, तो ये आपस में क्या हो जाना चाहिए, एग्लूटिनेशन हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ एंटीजन तो प्रॉपर मात्रा में मिलता है हमें, लेकिन एंटीबॉडीज़ क्या होती है, इरेगुलर क्या होती है, एंटीबॉडीज़। ठीक है, हमारे पास एंटीजन तो हमारे पास उपस्थित या प्रेजेंट है, लेकिन एंटीबॉडी जो आके चिपक रही है, ये कौन से प्रकार की होती है, इरेगुलर या इनकम्प्लीट। ठीक है, इरेगुलर या इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज होने के कारण ये आपस में एग्लूटिनेट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हम कुम्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, एंटीजन प्रेजेंट है, इसके ऊपर एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट है, जो कि किस प्रकार की एंटीबॉडीज़ है, इरेगुलर एंटीबॉडी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसी एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना है जो इस एंटीबॉडी से क्रिया कर सके। हम ऐसी एंटीबॉडीज़ का निर्माण करेंगे जो इस एंटीबॉडीज से क्रिया करके क्या करें, एग्लूटिनेशन करें, जिसे हम कहाँ पे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप या आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो जिस एंटीबॉडीज़ का हम निर्माण कर रहे हैं, उस एंटीबॉडीज़ को हम क्या बोलेंगे, कुम्स रिएजेंट। ठीक है, तो इस टेस्ट को क्यों किया जाता है, हमें
आरबीसी के सरफेस पे किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज़ अगर चिपकी हुई है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए कूम्स टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट में कूम्स रीजन का क्या काम है, क्योंकि जब आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है और एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी किस प्रकार की इरेगुलर एंटीबॉडी है जो आपस में क्रिया करके एग्लूटिनेशन नहीं कर पाती, जिससे हम पता नहीं लगा सकते इसके ऊपर एंटीबॉडी चिपकी हुई है या नहीं है। तो हमें इसे कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, इस एंटीबॉडी के ऊपर एक एंटीबॉडी और लगाते हैं, जैसे कि एंटीबॉडी इस एंटीबॉडी से रिएक्शन कर सके, जिससे कि हमें क्या दिखे, एंड एग्लूटिनेशन अगर होगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि इस आरबीसी के ऊपर एक एंटीबॉडी चिपकी हुई है। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि कूम्स टेस्ट किया क्यों जाता है। कूम्स टेस्ट इरेगुलर एंटीबॉडीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब इरेगुलर एंटीबॉडीज़ यहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं कर रही, तो इसलिए हमें इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब कभी भी ये ब्लड किसी और को ट्रांसफ्यूज किया जाता है या आरएस पॉजिटिव बेबी का जन्म होता है, तब ये क्या करती है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में हमें कूम्स टेस्ट किया जाता है, क्योंकि आगे जाके किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है, तो कूम्स टेस्ट दो चीज़ों के लिए किया जाता है, आरबीसी के ऊपर कोई किसी भी प्रकार की इरेगुलर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है या नहीं उसका पता लगाने के लिए, जबकि एक तो हो गया आरबीसी के ऊपर कोई एंटीबॉडीज़ और दूसरा हो गया सीरम के अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, अगर आरबीसी की सतह पर किसी एंटीबॉडीज़ का पता लगाना है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। और सीरम के अंदर की एंटीबॉडीज़ का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। इस प्रकार से कूम्स टेस्ट के दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। अगर आरबीसी की सतह पर इरेगुलर एंटीबॉडीज़ का पता लगाना हो तो हम करते हैं डायरेक्ट कूम्स टेस्ट, और यदि सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ का पता लगाना हो तो हम कौन सा करते हैं, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। ठीक है, जैसे कि हमने ब्लड लिया, ठीक है, हम इसको कोई किसी भी ट्यूब में लिया, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, सेल, ऊपर क्या आ जाएगा, सीरम या प्लाज्मा। ठीक, तो डायरेक्ट कूम्स टेस्ट किस लिए किया जाता है, ये जो सेल है, सेल कौन सी हो गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी की सतह पर अगर कोई एंटीबॉडीज़ हो, आरबीसी की सतह पर कोई एंटीबॉडीज़ हो, इसका पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। और सीरम के अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, उसका पता लगाने के लिए हम कौन सा करते हैं, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। ठीक है, तो इसी आधार पर कूम्स टेस्ट को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट कूम्स टेस्ट है तो इसको एक नाम और है इसका, डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, क्योंकि कूम्स टेस्ट का एक नाम और क्या है, एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट का एक नाम और है, इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट कूम्स टेस्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। इसे एक नाम से वो जाना जाता है, क्या नाम है, डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। एग्जाम में आ जाए डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट के बारे में लिखिए तो हमें डायरेक्ट कूम्स टेस्ट के बारे में लिखना है। इसके बाद इंट्रोडक्शन तो वही जो सेम है पहले आया था, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय मोरेंट, कूम्स एंड रेस इन 1945। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट का पर्पस क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया डायरेक्ट कूम्स टेस्ट किसका पता लगाने किया जाता है, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट आरबीसी के ऊपर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी
उपस्थित हो तो उसे डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? डायरेक्ट कुम्स टेस्ट। क्योंकि आरबीसी है, इसके ऊपर हमेशा क्या उपस्थित होंगे? एंटीजन। एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में अगर क्रिया कर लेते हैं तो हमें एग्लूटिनेशन हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है। लेकिन ये किस प्रकार की एंटीबॉडी है यहाँ पे? इरेगुलर प्रकार की। तो ये दोनों आपस में एग्लूटिनेट नहीं होंगे, जिससे हमें पता नहीं लग पाएगा कि यहाँ एंटीबॉडी उपस्थित है या नहीं है। तो इस इरेगुलर एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? कुम्स रिएजेंट का प्रयोग में लेते हैं, जो क्या करता है? इस एंटीबॉडी से क्रिया करके क्या कर लेता है? एग्लूटिनेशन कर लेता है। अगर ये एंटीबॉडी उपस्थित है तो वो कुम्स रिएजेंट इससे क्रिया करेगा और एग्लूटिनेशन आएगा। अगर ये एंटीबॉडी उपस्थित नहीं है तो कुम्स टेस्ट इससे क्रिया नहीं कर पाएगा और एग्लूटिनेशन नहीं आ पाएगा। इस बेस पे ये टेस्ट है। तो इसका पर्पस क्या है? दिस टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट वेदर ऑटो एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट C3। एक वर्ड और है कॉम्प्लीमेंट C3। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है उसे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, इतना ही पढ़ना है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं अभी। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है उसे बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है? ये आरबीसी के ऊपर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी, ऑटो एंटीबॉडीज़ का मतलब क्या होता है? ऐसी एंटीबॉडी जो बॉडी ने जो एंटीबॉडी का कार्य क्या है? एंटीबॉडी का कार्य क्या है? जो फॉरेन यानी बाहर के जो भी बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, उन्हें मारने का काम करता है। क्या कौन काम करता है? एंटीबॉडी। लेकिन किसी कंडीशन में क्या होता है? वो खुद की बॉडी की सेल्स को मारने लग जाता है। इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑटो एंटीबॉडी। ठीक है, तो दिस टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट वेदर ऑटो एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ह्यूमन बॉडी के आरबीसी सेल के ऊपर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं, उसे डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? डायरेक्ट कुम्स टेस्ट। ठीक है, दिस कंडीशन कॉमनली डिटेक्ट इन न्यूबॉर्न चिल्ड्रन। ये कंडीशन कॉमनली हमें किस में दिखती है? न्यूबॉर्न बेबी में। न्यूबॉर्न बेबी में कैसे देखने को मिलती है? जैसे कि मान लो मदर RH नेगेटिव और फादर RH पॉजिटिव, तो लड़का को जो नया बेबी बॉर्न होगा वो कौन सा होगा? RH पॉजिटिव। ठीक है, RH पॉजिटिव बेबी होगा तो उसमें मदर के इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप था? RH नेगेटिव। तो ये RH नेगेटिव इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगा, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप और ये ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, ये एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो एंटीबॉडीज़ कहाँ पे आगे चिपकेगी? आरबीसी के ऊपर। तो ये धीरे धीरे इसका क्या करेगी? ये लाइसिस, आरबीसी का लाइसिस करेगी और आरबीसी को विघटित करेगी। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? ऑटो हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? डायरेक्ट कुम्स टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल यानी सिद्धांत टेस्ट होता कैसे? तो इसमें रेड सेल कोटेड विद IgG एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट डू नॉट एग्लूटिनेट विद डायरेक्टली व्हेन सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, जब आरबीसी है, इसके ऊपर क्या है? एंटीजन, जो किस आरबीसी की सतह की आरबीसी किससे कोटेड है? IgG एंटीबॉडी। ठीक है, IgG एंटीबॉडी एक प्रकार की ऑटो एंटीबॉडी ही है। ठीक है, तो ये इससे कोटेड है। जब कभी भी हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये एग्लूटिनेशन नहीं दर्शाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये एंटीबॉडीज़ कैसी? इरेगुलर एंटीबॉडी है। ठीक, इरेगुलर एंटीबॉडीज़ होने के कारण एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन नहीं होगी हम जब भी सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और ये एग्लूटिनेशन नहीं दिखाएगा, जिससे हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है या भी नहीं। तो हम क्या करेंगे? इन ऑर्डर फॉर एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया को करने के लिए हम क्या करेंगे? एक एडिशन अलग से एंटीबॉडी इसमें ऐड करेंगे, जो इस एंटीबॉडी से क्रिया करके एग्लूटिनेशन कर लेगा, और एग्लूटिनेशन को हम माइक्रोस्कोपिकली या मैक्रोस्कोपिकली देख पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार आप देख लीजिए इधर। जैसे कि हमारे पास आरबीसी, ठीक है,
ये चारों इसके हमें पता है आरबीसी एंटीजन का प्रेजेंट होता है आरबीसी की सतह पर। आरबीसी की सतह पर क्या आके चिपक गए, ऑटो एंटीबॉडी, ठीक है, या आईजीजी आके चिपक गए, ठीक। तो हमें पता है हम जब ब्लड ग्रुप भी करते हैं तो क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन कराते हैं और वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एग्लूटिनेशन, जिससे हमें पता लग जाता है ये ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी, ठीक। लेकिन जब एग्लूटिनेशन होगा ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है या भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज किस प्रकार की इरेगुलर एंटीबॉडी है, ठीक है। तो हम इस एग्लूटिनेशन लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी एंटीबॉडीज़ का निर्माण करेंगे जो इस एंटीबॉडीज से रिएक्शन कर सके, ठीक है। ये एंटीबॉडी आरबीसी एंटीजन से चिपकी हुई तो है ही, तो इस एंटीबॉडी से रिएक्शन कर सके और क्या कर सके, एग्लूटिनेशन कर सके। तो हम ऐसी एंटीबॉडी किससे बनाएंगे, कुम्स रिएजेंट का निर्माण करके। जब कुम्स रिएजेंट इस एंटीबॉडी से क्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या दिखने को मिलेगा, एग्लूटिनेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है इसका मतलब एग्लूटिनेशन होगा और कुम्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो ये कुम्स टेस्ट किससे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन नहीं कर पाने के कारण एग्लूटिनेशन भी नहीं आएगा और कुम्स टेस्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल हो गया। रेड सेल कोटेड विथ आईजीजी एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट C3 डू नॉट एग्लूटिनेट। आरबीसी किससे कोटेड होती है, कोटेड मतलब घेरी हुई किससे, आईजीजी एंटीबॉडी से। जब कभी भी हम इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो एग्लूटिनेट नहीं होगा क्योंकि एंटीबॉडी किस प्रकार की, इरेगुलर। तो एंटीबॉडीज़ को एग्लूटिनेशन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से एक एंटीबॉडी और ऐड करेंगे जो क्या करेगा, इस आईजीजी एंटीबॉडी से रिएक्शन करेगा और लास्ट में क्या आएगा, एग्लूटिनेशन, ठीक, जिसे हम माइक्रोस्कोपिकली या मैक्रोस्कोपिकली देख पाएंगे, ठीक है। हो गया प्रिंसिपल। इसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स है, टेस्ट ट्यूब, पास्चर पिपेट, इंक्यूबेटर, सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है। इंक्यूबेटर सेंट्रीफ्यूज मशीन सब आपको पता ही है। उसके बाद स्पेसिमेन क्या लेंगे हम, ईडीटी ब्लड, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है कुम्स रिएजेंट के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कुम्स रिएजेंट, तो उसका आंसर भी मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, आप पढ़ लेना एक बार, ठीक। तो रिएजेंट क्या लेंगे हम, कुम्स रिएजेंट। अब कुम्स रिएजेंट बनता कैसे है, ठीक है। आपको बेसिक एंटीजन और एंटीबॉडी का बारे में पता ही है, ठीक है। जब कभी जैसे ये कोई ह्यूमन है, ठीक है, इसके शरीर में हम किसी भी प्रकार का एंटीजन प्रवेश कराएंगे, वो मान लो कोई भी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है। तो अपना शरीर क्या करेगा, इसके विरुद्ध में क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। जैसे अभी कोरोना में चल रहा है, कोरोना का एंटीजन अपने शरीर में, बॉडी में प्रवेश करता है तो अपना शरीर क्या होता है, उसके अगेंस्ट में क्या किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है और इससे क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो कुम्स रिएजेंट कैसे बनाते हैं, ये मान एक रैबिट है, तो ह्यूमन के अंदर से ये आईजीजी इस प्रकार की सेल का कहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, रैबिट के अंदर, ठीक है। तो रैबिट के अंदर जब इसको एंटर कराएंगे तो रैबिट क्या करेगा, इसके विरुद्ध में क्या बना लेगा, एंटीबॉडी। इसके विरुद्ध में जब एंटीबॉडी बनाएगा उस एंटीबॉडी को बाहर निकाल के और हार्वेस्ट यानी उसका मतलब उसको डेवलप करके कुम्स रिएजेंट का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। कैसे समझ में आया, जैसे कि ये वाला पोर्शन हमने लिया, ठीक है, इसको कहाँ पे इंजेक्ट किया, रैबिट के अंदर, ठीक है। तो रैबिट के अंदर अब क्या इसके विरुद्ध में क्या बनेगी, एंटीबॉडीज़ बनेगी। जो एंटीबॉडीज़ बनेगी वो कहाँ पे आके चिपकेगी, एंटीबॉडीज़ बनेगी वो कहाँ पे आके चिपकेगी, इसके ऊपर, और यहाँ पे क्या करेगी, एग्लूटिनेशन करेगी। नष्ट कैसे करेगी, एग्लूटिनेट करके नष्ट करेगी। तो हमने ऐसी एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर लिया जो इससे
रिएक्शन कर सके। ठीक है, कुम्स रिएजेंट हमारे पास बन गया। कुम्स रिएजेंट कैसे बनेगा समझ में आया। रेबिट के अंदर एंटीबॉडीज़ का, रेबिट कोई भी एनिमल है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ का प्रवेश कराएंगे। ठीक है, एंटीबॉडी आईजीजी एंटीबॉडीज़ का प्रवेश कराएंगे, उसके विरुद्ध में क्या बनेगी, एंटीबॉडीज़ का निर्माण होगा जो कि इससे क्रिया कर पाने में, इससे क्रिया करके एग्लूटिनेशन कर पाएगा। ठीक, हम आईजीजी एंटीबॉडी इसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस एनिमल के लिए एक प्रकार का क्या हो जाएगा, एंटीजन की तरह ही कार्य होगा। एंटीजन के विरुद्ध में क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगी तथा एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। ठीक, हमने कुम्स रीजन के द्वारा ऐसी एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर लिया जो कि आरबीसी के ऊपर चिपकी हुई एंटीबॉडीज से क्रिया कर सके। ठीक है, इससे जब वो क्रिया करेगा वो एंटीबॉडी, तो हमें क्या मिलेगा, एग्लूटिनेशन मिल पाएगा और हम टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव का पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो कुम्स रीजन का काम क्या था, हमें आरबीसी की सतह पर इरेगुलर एंटीबॉडीज थी जो कि एग्लूटिनेशन नहीं कर पा रही थी, जिससे हमें पता लग नहीं पा रहा था कि टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमें ऐसी एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना था तो जो इस एंटीबॉडीज से क्रिया कर सके। तो हमने क्या किया, इस एंटीबॉडी को किसी रेबिट के अंदर इंजेक्ट किया, तो वो रेबिट क्या करेगा, इस एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट में क्या, किसका निर्माण करेगा, अदर एंटीबॉडी का निर्माण करेगा जो इस एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करके इसे नष्ट कर सके। तो हम ऐसी एंटीबॉडीज़ को उसके शरीर से बाहर निकाल के उसे अच्छी तरह डेवलप करके ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, जिसके द्वारा वो क्या होगा, इस एंटीबॉडीज से क्रिया करेगा और हमें क्या मिलेगा, एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कुम्स रीजन ऐसे ही बनेगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे कुम्स रीजन बनेगा कैसे। इसके बाद लास्ट में प्रोसीजर में क्या करेंगे, सबसे पहले 5% सेल सस्पेंशन तैयार करेंगे। सेल सस्पेंशन कैसे बनाएंगे इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। अभी इतना समझ लीजिए, 5% सेल सस्पेंशन का निर्माण करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एड 1 ड्रॉप ऑफ द प्रीपेड सेल सस्पेंशन टू स्मॉल ट्यूब। ठीक है, एक अदर टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें से इसमें जो 5% सेल सस्पेंशन आया उसकी 1 ड्रॉप इसमें डालेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या, वॉश 3 टाइम विद नॉर्मल सेलाइन। अब इस 5% सेल सस्पेंशन की 1 ड्रॉप इसमें ली, इसको क्या करेंगे, 3 टाइम नॉर्मल सेलाइन से वॉश करेंगे। ठीक है, वॉश करना भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। ठीक है, 3 बार नॉर्मल सेलाइन से वॉश करने के बाद वॉश 3 टाइम नॉर्मल सेलाइन टू रिमूव सीरम कम्प्लीटली। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा सीरम अगर कोई प्रेजेंट है उसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इससे नॉर्मल सेलाइन से वॉश करेंगे। ठीक है, फिर डिकेंट आफ्टर लास्ट वॉश, जो भी डिकेंट लास्ट वॉश करने के बाद इसे डिकेंट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद एड 2 ड्रॉप ऑफ कुम्स टेस्ट। अब जो भी हमारे पास सेल हमारे पास है इसमें क्या ऐड करना है, 2 ड्रॉप कुम्स रिएजेंट। ठीक है, अब क्या करना है, मिक्स वेल एंड सेंटीपीज फॉर 1 मिनट एट 1500 RPM। इसके बाद 7th स्टेप पे रिसस्पेंड द सेल बाय gentle agitation and examine under microscopically and microscopically for agglutination। लास्ट में हम देख लेंगे किसी भी प्रकार का एग्लूटिनेशन आया है या नहीं आया। अगर किसी भी प्रकार का एग्लूटिनेशन आया है तो कुम्स टेस्ट पॉजिटिव है, अगर नहीं आया तो कुम्स टेस्ट नेगेटिव है।